और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने अपनी तरफ से ईरान के साथ सीज फायर को बढ़ाने का ऐलान किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के बाद अमेरिका सीज फायर को बढ़ाने के लिए तैयार हुआ है और ईरान से प्रस्ताव का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि ट्रंप ने दोहराया है कि अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहेगी। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि यह सीज फायर ईरान से मिलने वाले प्रस्ताव और उस पर बातचीत तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस का इस्लामाबाद दौरा भी स्थगित हो गया। हालांकि सीज फायर को लेकर कई तरह की आशंकाएं पैदा हो गई हैं, क्योंकि ईरान ने अभी तक कोई भी रिएक्शन इस पर नहीं दिया है और इसका टेक्निकल मतलब यह है कि पुराना सीज फायर एक्सपायर हो चुका है और नए सीज फायर पर दोनों तरफ से सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि ट्रंप ने सिर्फ एक तरफा सीज फायर बढ़ाने का ऐलान किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जब सीज फायर खत्म हुआ उसके बाद ऐसा लग रहा था हो सकता है एक बार फिर से जंग शुरू हो जाए, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा कदम उठाते हुए इस सीज फायर को और बढ़ा दिया है। बहरहाल अब इंतजार किया जा रहा है कि ईरान की ओर से इस बारे में क्या स्पष्टीकरण आता है, क्या ईरान भी सीज फायर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है या नहीं। और अब आपको दिखाते हैं सीज फायर का ऐलान करते वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने आखिर क्या कहा था। ईरान की सरकार इस समय गंभीर रूप से बटी हुई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री के अनुरोध पर यह कदम हमने उठाया है ताकि ईरान अपनी एकजुट योजना पेश कर सके। ऐसे में वहां के नेताओं को एक प्रस्ताव तैयार करने का मौका देने के लिए अमेरिका ने हमले को फिलहाल रोक दिया है। यानी कि ट्रंप ने यह कहा कि अमेरिकी सेना को निर्देश दिया है कि वो ईरान पर नाकाबंदी यूं ही जारी रखें और हर स्थिति के लिए तैयार रहें। और इसका मतलब है कि सैन्य दबाव बना रहेगा, लेकिन सीधी कार्रवाई फिलहाल नहीं की जाएगी। सीज फायर तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान की तरफ से प्रस्ताव नहीं आता है और बातचीत पूरी नहीं हो जाती है। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई पर फैसला किया जाएगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से ये बयान आया है। लेकिन इस बीच तेहरान में सरकार के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की ओर से मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया है। IRGC बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चर लेकर चौक चौराहे पर पहुंचे। तेहरान से यह प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई है। इनमें साफ देखा जा सकता है कि लोग सरकार के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं पर सैनिक एक बैलिस्टिक मिसाइल मोबाइल लॉन्चर को लेकर लोगों के बीच पहुंचते हैं। प्रदर्शन अमेरिका द्वारा एक तरफा सीज फायर बढ़ाने के बाद ऐलान के बाद आया है और माना जा रहा है कि यह कद्र मिसाइल है और इसका लॉन्चर है। यह मिसाइल क्लस्टर बॉम्ब वाला वॉरहेड है जिसका इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पर किया गया था इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए। तो यहां पर देख पा रहे हैं कि तेहरान की तस्वीर है जहां पर सीज फायर को बढ़ाने के बाद IRGC और मौजूदा सत्ता का यह मानना है कि यह ईरान की जीत है और अमेरिका डरने के बाद ही सीज फायर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हुए एक तरफा। और यहां पर जो नारेबाजी हो रही है उसमें आप साफ सुन पाएंगे, यहां पर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और साथ ही साथ IRGC के जो लड़ाके हैं हाथों में AK-47 राइफल्स के साथ मौजूद हैं और ये कद्र मिसाइल बताया जा रहा है कि कद्र मिसाइल है जिसका इस्तेमाल हाल ही में युद्ध में किया गया था अमेरिका को निशाना बनाने के लिए, अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए, इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए। और सिर्फ तेहरान की तस्वीर नहीं है, बताया जा रहा है कि कारमेन हो या फिर दूसरे जो अलग अलग शहर हैं, बड़े शहर हैं ईरान के, वहां पर इसी तरह से प्रदर्शन हुए थे जहां पर IRGC के जवानों ने मिसाइलों का प्रदर्शन किया है। और मिसाइलों का प्रदर्शन इस लिहाज से किया जा रहा है, ये बताने के लिए अमेरिका को कि अगर अमेरिका एक बार फिर से हमला करता है तो उनके पास इतने मिसाइल हैं कि वो जवाबी कार्रवाई करने को तैयार हैं और वही हाल होगा जो 40 दिन के युद्ध के दौरान हुआ था। और ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो दूसरे राउंड की बातचीत के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ है। ईरान की तरफ से वजह भी बताई गई है। ईरान ने कहा कि अमेरिका ने पहले राउंड की बातचीत में बनी सहमति की शर्तों को नहीं निभाया है। अमेरिका के साथ 10 पॉइंट का फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, लेकिन बाद में अमेरिका डिमांड बढ़ाता चला गया और इसके साथ ही जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का ऐलान कर दिया था, उसके बावजूद अमेरिकी ईरान को बंदरगाहों की नाकेबंदी करता रहा। और ईरान अब ये कह रहा है कि जब तक अमेरिका अपनी ये नाकेबंदी नहीं हटाएगा, जब तक उसके सैनिक पीछे नहीं हटेंगे, तब तक बातचीत दूसरे दौर की बहुत मुश्किल है। अब ईरान ने पाकिस्तान की कोशिशों को झटका देते हुए साफ कह दिया है कि अमेरिका के साथ दूसरे राउंड की बातचीत के लिए किसी डेलीगेशन को नहीं भेजेंगे। ईरानी स्टेट मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में ईरानी डेलीगेशन की सुरक्षा को लेकर गारंटी नहीं है। साथ ही ईरान की सरकार को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, जो बातचीत के लिए सबसे अहम चीज है।
ईरानी मीडिया का यह बयान पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, जो खुद को वेस्ट एशिया का बड़ा प्लेयर साबित करने की कोशिश कर रहा था। ईरानी अधिकारियों का मानना है कि पाकिस्तान के सैनिक नेतृत्व, खास तौर पर आसिम मुनीर का झुकाव अमेरिका की ओर ज्यादा है। तेहरान को डर है कि पाकिस्तान एक निष्पक्ष मध्यस्थ के बजाय अमेरिका के हितों को बढ़ावा दे सकता है। ईरान ने चिंता जताई है कि पाकिस्तान में होने वाली वार्ताओं के दौरान संवेदनशील खुफिया जानकारी अमेरिका को दी जा सकती है और साथ ही ईरानी प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर भी संदेह व्यक्त किए गए हैं। तो अमेरिका के साथ से बातचीत के लिए डेलीगेशन नहीं भेजेगा, ईरान ने यह साफ कहा है। और वजह देखिए, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है ईरान को। ईरान ये कह रहा है कि पाकिस्तान को जो झुकाव है, आसिम मुनीर का जो झुकाव है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ बहुत ज़्यादा है और ऐसे में हो सकता है कि हमारी जो गोपनीय जानकारी है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसे पाकिस्तान लीक करके अमेरिका को बता दे। और साथ ही जो हमारे डेलीगेशंस वहाँ पर पहुँचे थे, उनकी सुरक्षा को लेकर के भी पाकिस्तान पर भरोसा ईरान नहीं कर पा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त ईरान से निकल कर आ रही है। ईरान की ओर से मीडिया के जरिए ये संदेश दिया गया है कि ईरान को ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान का जो झुकाव है वो ज्यादा अमेरिका की तरफ है, इसी वजह से उनका पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं बन पा रहा है और मध्यस्थता की भूमिका जो पाकिस्तान निभा रहा है उस पर भी ईरान को संदेह है। उन्हें लगता है कि उनका जो डेलीगेशन जा रहा है उसकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम नहीं है, उनकी सुरक्षा को लेकर एक प्रश्न चिन्ह ईरान लगा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उन्हें लगता है कि उनका डेलीगेशन जो वहां पर मौजूद रहता है, उनकी जो जानकारियां हैं वो पाकिस्तान अमेरिका को लीक कर सकता है और यही वजह है कि ईरान की ओर से अपना डेलीगेशन अब बातचीत के लिए पाकिस्तान भेजने पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, एक संशय पैदा हो जाता है। यहां तक ईरान ने यह भी कहा कि हमारी डेलीगेशन को जान का खतरा भी है। इस बीच सीज़फायर के ऐलान को अमेरिकी एक्सपर्ट ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका मान रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना यह है कि ट्रंप के पास कोई प्लान है ही नहीं, वो अपने ही आरोपों में घिर चुके हैं। I think the main issue here is that the two sides departed Islamabad, days ago without a firm date and time set for the next round of talks. So they left it somewhat open on the calendar. Obviously, you had the timeline for the ceasefire that was agreed to. I think some of the steps taken in the interim since then, certainly with the United States now issuing a blockade of Iranian ships coming out of the Strait of Hormuz, is seen by Iran as escalatory and certainly in violation of the at least the spirit of the ceasefire that was agreed to in Islamabad. Washington is countered with accusations of its own that Iran is not fully abiding by. So I think at the macro level, you have some issues that remain unresolved. अब बात करते हैं उस सियासी जंग का जिस पर पूरे देश की निगाहें लगातार लगी हुई हैं। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग से पहले हिंसा और वोटर्स को धमकाने के मामले सामने आए हैं। मंगलवार को प्रचार खत्म होने से पहले दुर्गापुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। यहां बीजेपी एक रोड शो कर रही थी जिस पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया जिसके बाद हालात को काबू में लाया गया। तो वहीं पर वेस्ट मेदिनीपुर में बीजेपी उम्मीदवार की बाइक रैली पर हमला हुआ। पश्चिम मेदिनीपुर के दातन में बवाल उस वक्त हुआ जब बीजेपी उम्मीदवार अजीत कुमार बाइक रैली निकाल रहे थे। अजीत कुमार और उनके समर्थकों का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के जुलूस पर हमला बोला, मारपीट की, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। अचानक हुए इस हमले में बीजेपी के कई कार्यकर्ता जख्मी भी हो गए, उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। तो प्रचार के आखिरी दिन जबरदस्त बवाल देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में 23 तारीख को पहले चरण का चुनाव होना है। 152 सीटों पर इसके लिए मतदान होगा। ठीक उससे पहले दुर्गापुर से लेकर मिदनापुर तक झड़प देखने को मिली जहां बीजेपी के रोड शो में और बाइक रैली में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, यह आरोप लगा है। और एक तरफ बंगाल में वार पलटवार और धमकियों का दौर है तो दूसरे चरण को लेकर के प्रचार का शोर भी जारी है। आज बंगाल के रण में गृह मंत्री अमित शाह की 3 रैलीज होंगी, एक रोड शो वो करेंगे। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी कई बैठकों के साथ एक रोड शो करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज बंगाल में 3 रैली करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी 2 रैली और एक रोड शो करेंगे। तो सीएम ममता और अभिषेक बैनर्जी की भी दूसरे चरण की सीटों के लिए चुनावी सभाएं हैं।
सड़क पर बवाल, आगजनी, बाइक में तोड़फोड़ और हंगामे की ये तस्वीर पश्चिम बंगाल से आई है। बीच सड़क पर एक साथ दर्जनों बाइक पड़ी हुई हैं। सभी बाइक्स में तोड़फोड़ की गई है। बाइक बीजेपी कार्यकर्ताओं की है और तोड़फोड़ का आरोप टीएमसी के वर्कर्स पर लगाया जा रहा है। ये तस्वीरें वोटिंग शुरू होने से 36 घंटे पहले की हैं। वोटिंग से पहले बवाल की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि इस बार बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कितना बड़ा चैलेंज है। जय श्री राम के नारे लगाते बीजेपी कार्यकर्ताओं के रोड शो पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जय बांग्ला बोलकर हमला कर दिया। दुर्गापुर के जेसी बोस इलाके में बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़ गए। असल में जेसी बोस इलाके में बीजेपी कैंडिडेट चंद्रशेखर बनर्जी रोड शो निकाल रहे थे। इसी दौरान बीजेपी समर्थक जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, जिसके जवाब में टीएमसी समर्थकों ने जय बांग्ला के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर दोनों पार्टियों के वर्कर्स के बीच कहासुनी हो गई और बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। बीजेपी और टीएमसी दोनों ने एक दूसरे पर हमला और मारपीट करने का इल्जाम लगाया, जिसके बाद सेंट्रल फोर्सेस ने लाठीचार्ज करके हालात को कंट्रोल में किया। তো লিখিতভাবে অভিযোগ করছি এবং থানায় যাচ্ছি। আজকে 24 ঘন্টার মধ্যে যদি ফিরু খান, সৌগত ব্যানার্জি এবং অপুকে অ্যারেস্ট না করে আমি নিজে থানায় ধর্ণা বসবো। আমি তো আগেই বলেছি যে এই ওসি পরিবর্তন করতে হবে, আপনাদের সামনেই বলেছিলাম ওসি পরিবর্তন করতে হবে, আইসি কাকসাকে পরিবর্তন করতে হবে। এখান দিয়ে আলুওয়ালিয়া সাহেব আর চন্দ্রশেখর ব্যানার্জি দুজন এদিক দিয়ে র্যালি করে যাচ্ছিলেন। আমাদের ছেলেরা এখানে ওনারা জয় শ্রীরাম স্লোগান দেন, তার পরিবর্তে এরা জয় বাংলা স্লোগান দেয়, যার জন্য সিআরপিএফ নেমে এবং কিছু ক্যাডার বিজেপির যারা বাইরে থেকে ভাড়া করে আনা গুন্ডা, সেই গুন্ডাদের দিয়ে এদের উপর লাঠিচার্জ করানো হয়। আপনি দেখছেন দাদাগিরি, এখানে দাঁড়িয়ে কিরকম দাদাগিরি করছে। सबको अरेस्ट करो, इनका राज चल गया। अपने आपको क्या समझ रहा है ये लोग? मोदी का ये लोग। दुर्गापुर में रोड शो के दौरान टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई तो वेस्ट मेदिनीपुर में बीजेपी उम्मीदवार की बाइक रैली पर हमला हुआ। पश्चिमी मेदिनीपुर के दांतन में बवाल उस वक्त हुआ जब बीजेपी उम्मीदवार अजीत कुमार बाइक रैली निकाल रहे थे। अजीत कुमार और उनके समर्थकों का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के जुलूस पर हमला बोल दिया, मारपीट की, गाड़ियों को आग लगा दी। अचानक हुए इस हमले में बीजेपी के कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। इस बार अभी तक शांतिपूर्वक चुनाव का चल रहा था प्रचार, लेकिन कुछ जगह है जहां पहले से गड़बड़ होता था। इस बार आंतला में हुआ है, आंतला बस्ती नातन का। पहले से पुलिस को सूचना था, बाइक रैली था, वहाँ हमारे कैंडिडेट भी थे। रैली खत्म होने के बाद जब वापस आ रहे थे लोग, उस समय उनका ऊपर अटैक किया संख्या लोग इलाका में। और प्रार्थी जो अजीत जाना वहाँ जब गए संभालने के लिए, उनको भी मारा गया, उनका गाड़ी तोड़ा गया। अभी करीब 15-20 कार्यकर्ता हमारे जालेश्वर और बालेश्वर में ट्रीटमेंट के लिए उड़ीसा भेजा गया है। बहुत भयंकर आघात हुआ है। 23 अप्रैल को बंगाल में पहले चरण की वोटिंग है। उससे पहले हिंसा और हंगामे की तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। तो वहीं मंगलवार को प्रचार के आखिरी दिन दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल उम्मीदवार कवि दत्ता का लोकल बाजारों में घूमकर वोटर्स को धमकाने का वीडियो सामने आया है। দেখে নেবো কিন্তু ক্যামেরাতে। সব এক নম্বর। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट पर ममता के कैंडिडेट की धमकी वाले वीडियो पर तंज कसा है।
अमित मालवीय ने लिखा, इस बार लोकतंत्र को बंधक नहीं बनाया जाएगा। एक तरफ बंगाल में वार पलटवार और धमकियों का दौर है, तो दूसरे चरण को देखकर प्रचार का शोर भी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह की 3 रैली और 1 रोड शो है, तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी कई बैठकों के साथ 1 रोड शो करेंगे। वहीं सीएम योगी की आज बंगाल में 3 रैलियां हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी 2 रैली और 1 रोड शो करेंगे। वहीं सीएम ममता और अभिषेक बनर्जी भी दूसरे चरण की सीटों के लिए चुनावी रैलियां करने वाले हैं। पूरे बंगाल में माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं है। ममता दीदी को शर्म आनी चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद सालों तक संदेश खाली में घुसपैठिया बहनों के साथ अत्याचार करता रहा। एलजी कर, दुर्गापुर कॉलेज, कलकत्ता लॉ कॉलेज, कितनी जगह पर बहनों पर, माताओं पर, महिलाओं पर अत्याचार हुआ। और ममता दीदी कहती है 7 बजे के बाद माताओं बहनों को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अमित शाह के बोल रहे हैं, अरे 23 तारीख को घुस जाना, नहीं तो सबको सबक सिखाऊंगा। मैं उनको कह रहा हूं, भाई अगर हिम्मत होगा तो 4 तारीख बंगाल में रहना, सबक आपको जनता सिखा देगी। ये जो मिट्टी है ना, ये सबका है, किसी का पिताजी का नहीं है, किसी का बाप का नहीं है, किसी का मामा का नहीं है, ये हमारा है। जो हिंदू मुसलमान में बंटवारा करते हैं उसको करारा जवाब देना है, उसको सबक सिखाना है। जो हमसे देश के इंडिपेंडेंस के कम से कम 78-79 साल बाद जो हमसे कागज मांग रहे हैं, अब खड़गपुर वालों का समय आ गया है कि इनको सबक सिखा के आने वाले दिन में इनसे कागज मांगे। एक तरफ 23 अप्रैल को वोटिंग को लेकर तैयारी जारी है, तो कोलकाता में मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कोर टीम के साथ 4 घंटे लंबी बैठक की, जिसमें सेकंड फेज की विधानसभाओं के प्रभारी और प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया गया। और इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर के एक विवादित बयान दिया है। चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़गे ने पीएम मोदी को आतंकवादी कहा, जिसके बाद देश में सियासी बवाल मच चुका है। खड़गे के बयान के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और आज बीजेपी नेताओं का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की जाएगी। वहीं विवाद बढ़ने के बाद से खड़गे ने अपने बयान पर सफाई दी, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जब तक खड़गे बयान के लिए माफी नहीं मांगते, बीजेपी का विरोध जारी रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष की जुबान हुई बेलगाम। खड़गे ने पीएम मोदी को कहा आतंकवादी। मोदी is a terrorist and he won't believe in equality. His party won't believe in equality and justice. बीजेपी हुई आग बबूला, खड़गे ने लिया यू टर्न। उनको मैं टेररिस्ट नहीं बोला, उन्होंने टेररिज्म करके लोगों को डरा रहे और इलेक्शन में सबको डरा के छापे मार के उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान ने बीजेपी को आग बबूला कर दिया है। चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी को आतंकवादी कह दिया। नादुराई, ग्रेट कामराज एंड कलिंगा, these people stand for this women reservation, justice, equality, fraternity. For that they stood. Modi is not for these principles. And one more thing I want to tell, how this AIDMK people who themselves put the photo of Nadurai
and the party itself is Annadurai. How can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. खड़गे के इस विवादित बयान ने देश का सियासी पारा एक बार फिर बढ़ा दिया है। खड़गे के बयान के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए कहा कि हर दिन कांग्रेस अपने बर्ताव में नई गिरावट दिखा रही है और सार्वजनिक चर्चा के स्तर को गिराने में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सार्वजनिक आचरण के हर मापदंड को तोड़ दिया और भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहकर देश को शर्मसार कर दिया। देश के सबसे बड़े नेता का ये अपमान उन लाखों लोगों का अपमान है जो मोदी जी से प्यार करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। मोदी जैसे नेता को आतंकवादी कहना, जिन्होंने पिछले 12 सालों में आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, बेहद निंदनीय है। जब भी कांग्रेस मोदी जी पर अपशब्दों की बौछार करती है तो भारत की जनता ही उन्हें जवाब देती है। इस बार भी जनता ही जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हो, खड़गे जी हो, कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर पा रही है कि 3 बार भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो एक ओबीसी बैकग्राउंड से आते हैं, जो एक बड़े साधारण घर में बड़ी साधारण जीवन शैली बिता के देश की सेवा के लिए 50 साल से जुटे हुए, उनको जब देश की जनता इतना प्यार देती है, आज 3 बार उनको प्रधानमंत्री के रूप में चुन के भेजा है, ये शायद कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली से पच नहीं रहा है और उनके मन की भावना जो है वो दर्शाती है इस प्रकार के जब वक्तव्य करते हैं। और पहले भी उन्होंने क्या क्या नहीं कहा मोदी जी के लिए, क्या क्या नहीं कहा मोदी जी की मां के लिए। बीजेपी खड़गे के बयान के खिलाफ अब चुनाव आयोग जाने की तैयारी कर रही है। आज सुबह 10:30 बजे बीजेपी के वरिष्ठ नेता चुनाव आयोग से मुलाकात करके खड़गे के खिलाफ शिकायत करेंगे। चुनाव आयोग से मुलाकात करने वालों में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, ओम पाठक शामिल हैं। बीजेपी का कहना है कि खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा है। ये सिर्फ अपमानजनक ही नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर एक खतरनाक हमला है। ये आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार का माहौल देख रहे हैं देश भर में, कांग्रेस एक के बाद एक वो सब गलती कर रही, जिसके कारण से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लोगों को अपने व्यवहार पे, आचरण पे और अपने अतीत पे गौर करना चाहिए। कांग्रेस मीसाबंदी के दरमियान अपोजिशन के साथ जो कांग्रेस ने व्यवहार किया है उसकी आज तक माफ़ी नहीं मांगी। कांग्रेस ने तमाम प्रकार के अलगाववादी तत्वों को प्रोत्साहन दिया, लेकिन कांग्रेस यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंकवादी बताया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी जो है आतंकवादियों को पालने के लिए, उनको संभालने के लिए, इसी के लिए जानी जाती है, उनका संरक्षण करने के लिए। कांग्रेस पार्टी की मानसिकता, जब उनकी सरकार थी तो देश लगभग आतंकियों के हवाले हो गया था। जहां मर्जी होते थे आतंकवादी हमले करते थे। और ये जिहादियों को पालने की जो कांग्रेसी मानसिकता है, उसमें उन्हें कोई भी राष्ट्रभक्त, कोई भी देशभक्त उनको भयभीति करेगा। और आज जो खड़गे जी ने बोला है वो ये बताता है कि कांग्रेस के पास अब ना मर्यादा बची है और ना मुद्दे बचे हैं। कि अब देश की आधी आबादी महिलाएं कभी इन लोगों को वोट इस भारत में नहीं करेंगी, तो उस फ्रस्ट्रेशन में, उस पीड़ा में, उस कुंठा में, उस जेलेसी में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को खड़गे साहब जैसे वरिष्ठ नेता, विद्वान नेता, प्रबल नेता वो फ्रस्ट्रेशन में आतंकवादी बोल रहे हैं। इससे पता चल गया बंगाल भाजपा जीत रही है, उत्तर प्रदेश हम जीतने जा रहे हैं, असम हम जीत चुके, पुडुचेरी हम जीत चुके हैं, तमिलनाडु में पैठ बड़ी हो गई, केरला में बड़ी हो गई। प्रधानमंत्री जी को जितनी गालियां जब भी आती है विपक्ष से, समझ लीजिए प्रधानमंत्री जी और विराट और विशालकाय हो रहे हैं। तो खड़गे साहब, आपकी फ्रस्ट्रेशन के लिए आपको बधाई। जिनके इरादों और कामों से भारत के दुश्मन थर थर कांपते हैं,
ऐसे श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आका, अपने मालिक राहुल गांधी और उनके विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए अपशब्द कहते हैं, आतंकवादी जैसे घटिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह उनका मानसिक दिवालियापन है। ये देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर सीधा हमला है। ये भारत के इंस्टीट्यूशन और भारत के प्रधानमंत्री पद पर हमला है। ये बयान कांग्रेस नेतृत्व की हताशा, निराशा, कुंठित मानसिकता की बौखलाहट को उजागर कर रहा है। विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान पर यू टर्न ले लिया। खड़गे ने अपनी सफाई में कहा कि बीजेपी सरकार राजनीतिक दलों और खासकर उम्मीदवारों को डरा रही है। वे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये झूठ है। मैं पीएम के खिलाफ नहीं बोला। पीएम जो टेरराइज कर रहे हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर, उसके बारे में मैंने ये कहा ये भाई टैक्स टेररिज्म हो रहा है। ईडी का छापे पड़ रहे हैं और अपने सीवीसी का हो रहा है, इनकम टैक्स का हो रहा है, ये जो सीबीआई का हो रहा है। ये जो टेररिज्म है, ये टेररिज्म ये प्रधानमंत्री करवा रहे हैं। तो इसीलिए उनको मैं टेररिस्ट नहीं बोला। उन्होंने टेररिज्म करके लोगों को डरा रहे और इलेक्शन में सबको डरा डरा के छापे मार के उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे और चुनाव में हराने की कोशिश कर रहे। ये बातें हमने मद्रास में, चेन्नई में कहा। मामला आउट ऑफ कंट्रोल होता देख अब कांग्रेस के सीनियर लीडर भी खड़गे के बचाव में उतर आए हैं। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल खड़गे के विवादित बयान को अपनी भाषा में समझाने में जुट गए हैं। Prime Minister Modi is trying to terrorize the people by using ED, CBI, all things. This is what Mallikarjun Kharge told. But this camera technique nowadays you know that they're only using that clips. अब कांग्रेस पार्टी और खड़गे भले ही सफाई देकर मामले से बचने की कोशिश करें, लेकिन बीजेपी अब इस मुद्दे पर आर पार के मूड में दिख रही है। आज पहलगाम में हुए आतंकी हमले को 1 साल पूरे हो गए, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। पीएम ने पोस्ट करके लिखा है कि दुख की घड़ी में हम राष्ट्र के रूप में एकजुट हैं और आतंकियों की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। इसके साथ ही पीएम ने पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आपको बता दें कि 1 साल पहले आज ही के दिन आतंकियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में घूमने आए सैलानियों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। उनका धर्म पूछकर उनको मौत के घाट उतार दिया था। हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा था। आतंकियों ने लोगों के नाम और धर्म पूछे, उसके बाद उन्हें गोलियां मारी। महिलाओं को, बच्चों के सामने ही उनके पतियों को, उनके पिता को गोली मार दी गई थी। जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करते हुए पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया था, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। इसके अलावा 28 जुलाई 2025 को सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम में मौत का खूनी खेल खेलने वाले तीनों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। पहलगाम हमले की पहली बरसी पर भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। इसमें यह लिखा है कि भारत के खिलाफ एक्शन का रिएक्शन पक्का है, हमेशा न्याय किया जाएगा।
कर्नाटक के मंगलुरु में दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में अग्नि केली उत्सव का आयोजन किया गया। इसे अग्नि होली भी कहते हैं। इस मौके पर भारी तादाद में श्रद्धालु उत्सव देखने पहुंचे। अग्नि के उत्सव में 2 गांव के लोग एक दूसरे के ऊपर मशाल से हमला करते हैं। दोनों तरफ से 5 राउंड हमला किया जाता है। लोगों के बीच मान्यता है कि अनुष्ठान देवी मां के सम्मान में किया जाता है। देवी की कृपा से इस आयोजन में कोई घायल नहीं होता है। अप्रैल के महीने में 8 दिनों तक चलता है ये अग्नि केली का आयोजन।
और यूपी में एसयूवी से आए दबंगों ने कहा बरपाया कहर। और मिलेनियम सिटी में सड़क पर कैसे हुआ प्रोफेसर के साथ हादसा, और महाराष्ट्र में सरेआम हमलावर कैसे हुए फरार, नॉन स्टॉप अंदाज में देखिए ये खबरें। सड़क किनारे खड़ी एसयूवी से आए दबंग दो भाइयों पर टूट पड़ते हैं। पहले 3 हमलावर एक साथ दो भाइयों की पिटाई करते हैं। चौथे हमलावर के हाथ में बंदूक है और वो भी हाथ साफ करना चाहता है, तो पांचवा हमलावर एसयूवी के पास खड़ा तमाशा देख रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी वारदात वाली जगह पर आ जाता है। इस बीच बंदूक वाला हमलावर बंदूक की बट से कड़ा प्रहार करता है। अब चारों हमलावर एक साथ दोनों भाई की पिटाई कर रहे हैं। यूपी के आगरा में सफेद एसयूवी से आए दबंगों ने दो भाइयों की बुरी तरह पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान जबरन दोनों भाइयों को कार में बिठाने की कोशिश की गई। गाली गलौज और बुरी तरह मारपीट के बाद आरोपी फरार हो गए। 16 अप्रैल को हुई इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज वायरल है, जिसके आधार पर जगदीशपुरा थाना में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हवा की रफ्तार से दौड़ती कार सड़क पर मिट्टी के ढेर से टकराई और गड्ढे में गिरकर हादसे का शिकार हो गई। ठीक उसी वक्त सामने से एक साइकिल सवार उसी दिशा में जा रहा था। वो बाल बाल बचा। तस्वीरें मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के पॉश इलाके सुशांत लोक के गैलेरिया रोड की हैं। कार को एक लेडी प्रोफेसर ड्राइव कर रही थी। अचानक उनकी कार सड़क के बिल्कुल दाईं तरफ उस जगह पर आई जहां खुदाई के काम की वजह से सड़क पर मिट्टी पड़ी हुई थी। कार मिट्टी के ढेर से टकराई और पलटकर गड्ढे में गिर गई। 18 अप्रैल की शाम को प्रोफेसर यूनिवर्सिटी से घर जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। वहां से गुजर रहे लोगों ने गड्ढे के अंदर फंसी महिला प्रोफेसर को बाहर निकाला। चश्मदीदों का कहना है कि यहाँ गड्ढा पिछले कई महीनों से इसी हालत में है। कंस्ट्रक्शन के काम में लगी एजेंसी ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया। गनीमत रही कि लेडी प्रोफेसर को ज्यादा चोट नहीं आई। सड़क पर गिरा गिराकर पीटा जा रहा है। बदमाश गाली दे रहे हैं। ईंट पत्थर लात घूंसे सब चला रहे हैं। हाथों में हथियार भी हैं और सिर पर जान लेने की भूत सवार है। एक शख्स स्कूटी के पास अधमरा पड़ा है, लेकिन ये बदमाश फिर भी दे दनादन उसे मारे जा रहे हैं। तो एक को कार के पास पकड़कर पीटा जा रहा है। एक बदमाश तो इस कदर बेखौफ है कि चाकू से पहले एक शख्स को मारता है और वापस आकर फिर स्कूटी पर टूट पड़ता है। पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करने वाला ये वीडियो महाराष्ट्र के नागपुर से आया है, जहां टेक नाका इलाके में एक बार के पास दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। जानकारी के मुताबिक सोमवार रात करीब 12:30 बजे के आसपास दोनों गुटों के बीच मारपीट सिगरेट को लेकर हुई। इसके बाद बहस इतनी बढ़ गई कि एक गुट ने अपने साथियों को बुला लिया और दूसरे गुट के लोगों पर सबने मिलकर डंडे पत्थर चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गए। वहीं घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेट्रोल पंप पर 2 लड़कियों के बीच मारपीट हो रही है। जमीन पर गिराकर पीटा जा रहा है। तभी एक स्कूटी सवार आता है और ब्लैक कलर का सूट पहनी लड़की को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे लड़की दूर जाकर गिरती है। मारपीट का ये वीडियो महाराष्ट्र के नागपुर का है, जहां झांसी रानी चौक के पेट्रोल पंप पर 2 लड़कियों के बीच मारपीट देखने को मिली। एक लड़की पेट्रोल पंप पर खड़ी थी, तभी एक लड़का आया और उसे अपने साथ चलने को कहने लगा, लेकिन जब युवती ने मना किया तो लड़का वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद एक लड़की के साथ वापस आया। इसके बाद दोनों लड़कियों में बहस हुई और फिर जमकर मारपीट भी हुई।
वहीं लड़की को टक्कर मारकर स्कूटी से आए दोनों दोस्त फरार हो गए। हालांकि मारपीट किस वजह से हुई ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बारातियों की पिटाई हो रही है। जो सामने आ रहा है वही पुलिस के गुस्से का शिकार बन रहा है। खाना खाते बारातियों पर पुलिस की लाठी पड़ रही है। पुलिस जब लाठियां बरसाकर जाने लगी तो गुस्साए बारातियों ने बर्तन फेंके। एक बर्तन सिपाही की गर्दन पर लगा। इसका गुस्सा आगे खड़े बारातियों पर पुलिस ने उतारा। उसकी भी जमकर पिटाई की। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के कटनी की हैं, जहां इंदिरा नगर में अमदरा से आई बारात में नशे में चल रहे कुछ बारातियों से पुलिस की कहासुनी हो गई। इसके बाद पुलिस ने आओ न देखा ताओ बारातियों और घरातियों की जमकर धुनाई कर दी। लड़की के भाई का आरोप है कि पुलिस दूल्हा दुल्हन और लड़की के भाई को उठा लाई थाने, जिसकी वजह से शादी भी नहीं हो पाई। पुलिस की मारपीट से घायल वर वधू पक्ष के लोग शिकायत करने एसपी के दफ्तर पहुंचे। पुलिस का दावा है कि शराब पीकर बारातियों ने पुलिस पर पथराव किया, इसी वजह से लाठीचार्ज करना पड़ा।